हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। यूपीएससी के द्वारा 2022 का प्रीलिम्स एग्ज़ाम कंडक्ट कर दिया जा चुका है। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्या क्या चेंजिंग ट्रेंड्स हैं यूपीएससी के करंट पैटर्न के हिसाब से, साथ ही साथ जो भी एस्पिरेंट्स 2023 के हिसाब से अपने आप को टारगेट लेके चल रहे हैं उनको एक आइडिया मिलेगा कि किस तरह से हम इन चेंजिंग ट्रेंड्स के हिसाब से नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन कर सकते हैं, ताकि अगर यूपीएससी हमारे सामने कुछ सरप्राइजेस भी हमारे सामने लेकर आए तो कहीं ना कहीं हम उनके लिए उनको टैकल करने के लिए बेटर प्रिपेयर्ड रहें। राइट, तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर के कि कौन कौन से ऐसे लेसन्स थे। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको नोटिस करनी है वो है ये कि आपको एक फ्लेक्सिबल अप्रोच रखनी है अपनी प्रिपरेशन के हिसाब से। देखो, बहुत सारे एस्पिरेंट्स क्या होते हैं कि एक वेल डिफाइंड नंबर लेके चलते हैं कि मुझे तो 80 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं या 90 ही करने हैं, बट होता क्या है कि डिपेंडिंग अपॉन कि किस टाइप का एग्जाम हमारे सामने आता है, हो सकता है एग्जाम हमारे सामने बहुत ईजी आए या बहुत टफ आए। तो एग्जाम में जाकर हम बेटर वहां पे एनालाइज कर सकते हैं कि हमारा एक अच्छा अटेम्प्ट कितना होना चाहिए। साथ ही साथ ये भी नोटिस किया गया है कि द टाइप ऑफ क्वेश्चन जो यूपीएससी पूछता है वो काफी ना, एक तरह से जिसको बोलते हैं ना कि यूपीएससी अनप्रेडिक्टेबल है। राइट, तो वो सेम चीज हमें देखने को मिलती ही मिलती है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल इस टाइप के क्वेश्चन की ओनली 1 पेयर इज करेक्ट या 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, इस टाइप के क्वेश्चन पहले यूपीएससी में नहीं देखे गए थे। तो कहीं ना कहीं काफी सारा ना यूपीएससी ने अपने ट्रेंड में चेंज किया गया है, तो हमें भी उस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करने की जरूरत है। एंड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स भी आप समझ गए किस तरह से डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ डिफिकल्टी हमें उस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर रखना है। साथ ही साथ देखो, कुछ थीम्स जैसे कि बुद्धिज्म, जैनिज्म, इनके ऊपर भी हमें क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, बट हालांकि जो पिछले साल जैसे जिस टाइप के क्वेश्चन आते थे उनसे थोड़ा सा अलग है। जैसे जैनिज्म के कुछ टेक्स्ट के ऊपर कुछ डिस्कशन थी जो कि जनरली एस्पिरेंट्स उतना अच्छे से कवर इन चीज़ों को नहीं करते। राइट, कुछ और ट्रेंड्स को देखते हैं कि एलिमिनेशन टेक्निक। देखिए, ऐसा है कि कुछ जगह आपको देखने को मिलेगा कि एलिमिनेशन टेक्निक अप्लाई करना काफ़ी डिफिकल्ट है। जैसे कि इस एग्जांपल में भी देख लीजिए, तो यहाँ पर काफ़ी बार क्या होता था कि जब हमारे पास इस टाइप के मल्टीपल स्टेटमेंट्स होते थे तो काफ़ी बार एस्पिरेंट्स एलिमिनेशन टेक्निक के थ्रू कोशिश कर लेते थे आंसर तक पहुंचने की, एंड डेफिनेटली वो काफ़ी हद तक वर्क भी कर जाती थी। इस बार के पेपर में ये चीज़ देखना थोड़ा सा कम दिखा है, बट फिर भी कुछ क्वेश्चंस डेफिनेटली ऐसे थे जहां पर ये चीज़ एप्लीकेबल है। जैसे कि इस एग्जांपल को देख लीजिए, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि सभी को जैसे एच.एन. सान्याल कमेटी के बारे में इंफॉर्मेशन ना हो, बट अगर आपका एलिमिनेशन टेक्निक अच्छी है, जैसे कि हमें पता है कि सिविल कंटेम्प्ट एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में नहीं, ये जो एक्ट पार्लियामेंट के द्वारा लाया गया था 1971 का, उसके अंदर ये चीज डिफाइंड है। अगर इतना पता होता तो आपका 3 और 4 एलिमिनेट कर सकते थे, सॉरी सी एंड डी एलिमिनेट कर सकते थे। तो 1 एंड 2 आपको पता था कि ये तो ठीक ही है, तो भले ही नहीं भी पता होता आप अपने आंसर तक पहुंच सकते थे। तो कुछ क्वेश्चंस में डेफिनेटली अभी भी ऐसा है कि एलिमिनेशन टेक्निक एप्लीकेबल है। हालांकि द नंबर ऑफ क्वेश्चन जहां पर ये चीज ट्रू हो सकती थी वो कम कर दिए गए, बिकॉज यूपीएससी ने थोड़ा अपना ट्रेंड को चेंज कर लिया है। तो इस वजह से हमें फोकस क्या करना है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी के ऊपर, साथ ही साथ किस तरह से हम अपने पेपर को अच्छे से सॉल्व करें ये हमें पता लगेगा जब हम डिफरेंट मॉक टेस्ट देंगे, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अच्छे से एनालाइज करेंगे। ये मैं 2023 के लिए जो एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनके लिए स्पेसिफिकली बताना चाहता हूं। साथ ही साथ देखो, 2022 के एग्जाम के अंदर हमें मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चंस बहुत सारे मिले हैं, जिनमें जैसे इसमें भी 4 स्टेटमेंट क्वेश्चन है, 5 स्टेटमेंट्स भी देखने को मिली हैं, 7 वाला भी एक क्वेश्चन था जिसमें 7 स्टेटमेंट्स थी। तो कहीं ना कहीं हमें अपनी प्रिपरेशन भी उस हिसाब से रखनी होगी कि हम इन मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चंस को भी टैकल कर पाएं। इसके अलावा देखो, यूपीएससी के इस एग्जाम के अंदर हमें काफी इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन, फैक्चुअल क्वेश्चंस भी देखने को मिले हैं। जैसे आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को ही एक बार देख लीजिए, तो यहां पर हमें चीजों का एग्जैक्ट पता होना चाहिए था कि क्या जो पीएम 2.5 है, पार्टिकुलर मैटर 2.5 जो होता है, उसके क्या लिमिट्स क्या हैं, क्या 15 माइक्रोग्राम 15 ही है या दूसरे एनुअल मीन का क्या है। तो कहीं ना कहीं ये काफी हद तक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन वाला क्वेश्चन है, और अगर आपको इन फैक्ट्स के बारे में, इन इंफॉर्मेशन के बारे में जानकारी नहीं है, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन सॉल्व करना हमें मुश्किल हो सकता है। तो बेटर ये है कि थोड़ा फैक्चुअल नॉलेज के ऊपर भी हम फोकस करें। कंसेप्ट तो देखो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है ही है, बट कहीं ना कहीं थोड़ा फैक्ट्स भी यूपीएससी के पेपर में अब इंपॉर्टेंट बनते जा रहे हैं। उसके अलावा देखो, करंट ओरिएंटेशन भी काफी ज्यादा थी इस एग्जाम में एज कम्पेयर टू, अगर मैं पिछले 1 या 2 साल की बात करूं तो थोड़ा सा करंट इस एग्जाम में ज्यादा आया था एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। साथ ही साथ स्टैटिक कॉन्सेप्ट को किस तरह से करंट टॉपिक्स के साथ लिंक करना है ये आपको भी समझ आना चाहिए। होगा क्या, जैसे फॉर एग्जांपल आप ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के ऊपर क्वेश्चन देखो,
राइट। हम लोग ये स्टैटिक के अंदर भी डिस्कस करते हैं, बट आप पिछले 1 या 2 साल से जानते हो कि इवन जैसे ना इकोनॉमिक सर्वे ने भी, पिछले साल के इकोनॉमिक सर्वे ने एक डेडिकेटेड चैप्टर इसके ऊपर था, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के ऊपर। तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर क्वेश्चन आना बनता ही था। फिर बाद में इंडिया और चाइना, ये पर्टिकुलर कंट्रीज भी किस तरह से बोलती हैं कि जो जैसे ना डिफरेंट हैं, जैसे मूडीज हो गया, ठीक है ना, S&P हो गया, फिच हो गया, ये पर्टिकुलर जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं ये काफ़ी हद तक थोड़ा इंडिया के लिए बायस्ड हैं, क्योंकि इंडिया को भी देखो अराउंड कोविड जब स्टार्ट हुआ था उसके जस्ट कुछ टाइम पहले ही या उसी के अराउंड ही इंडिया का एक डाउनग्रेड हुआ था और इन्वेस्टमेंट ग्रेड के अंदर आ गया था। तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था, ठीक है ना। स्टैटिक में हम डेफिनेटली डिस्कस करते हैं, पर करंट रेलेवेंस के साथ इसको लिंक करके पूछ लिया और इस वजह से ये क्वेश्चन काफी एक अच्छा क्वेश्चन बन गया। देखो साथ ही साथ एग्जाम से कुछ दिन पहले ही, अराउंड 1 हफ्ता या 10 दिन पहले, एक यूट्यूब पे ना एक वीडियोस भी हमने लेके आए थे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स 2022 के लिए जो प्रीलिम्स में हो सकते हैं। वहां पर आपको मैंने स्पेसिफिकली क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का बोला था कि इसका क्वेश्चन आना डेफिनेटली बनता ही बनता है, क्योंकि आपको मैं ऑलरेडी बता चाहूंगा कि क्यों इतना ज्यादा न्यूज में था। और अगर आपने सिर्फ 3 या 4 लाइंस भी इसके ऊपर पढ़ी होती ना, तो एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज वाला क्वेश्चन आप डेफिनेटली सॉल्व कर ले जाते। देखो उसके अलावा भी मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए थे कि इन्फ्लेशन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, तो आप देख लो, इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स के ऊपर क्वेश्चन आया, इन्फ्लेशन के ऊपर सेपरेटरी आरबीआई के रिगार्डिंग क्वेश्चन आया, ठीक है ना। आरबीआई के ऊपर तो 2 क्वेश्चन आए हमारे पास। साथ ही साथ आपको मैंने ना इसके साथ इकोनॉमी के बाद मैंने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर आईएमएफ का जिक्र किया था। आईएमएफ भी काफी ज्यादा न्यूज में था, श्रीलंका क्राइसिस को लेकर भी न्यूज में था, प्राइस स्टेबिलिटी, बैंक बोर्ड ब्यूरो, ये डिफरेंट टॉपिक्स हमने डिस्कस भी कर रखे थे। तो कहीं ना कहीं जब आप चीजों को, स्टैटिक वाली चीजों को जब आप करंट के साथ रिलेट करके पढ़ने लग जाओगे ना, तो वो बहुत आपको अच्छे रिवॉर्ड्स देगा। इंटरेस्ट में अगर आप ऐसा करते हो तो कहीं ना कहीं आप क्वेश्चंस को इजीली, मतलब थोड़े बेहतर ढंग में टैकल कर सकते हो। उसके अलावा देखो कुछ जगह पे हमें ऐसे भी देखने को मिले जहां पे दूसरी कंट्रीज के ऊपर थोड़ा इन डेप्थ क्वेश्चन, इवन कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे भी कह रहे थे कि इस क्वेश्चन को देख के तो लगा कि हम यूपीएससी ना देके, बेसिकली इंडिया का यूपीएससी ना देके वियतनाम का जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसका पेपर दे रहे हो, क्योंकि वियतनाम के रिगार्डिंग काफी डिफरेंट 5 स्टेटमेंट्स हमें दे दी गई कि वियतनाम में किस टाइप का पॉलिटिकल सिस्टम है या ग्रोथ रेट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी थे जो थोड़े से अनएक्सपेक्टेड लाइंस पे थे, या थोड़ा हमें एक तरह से ना एस्पिरेंट्स फर्स्ट टाइम पढ़ने के बाद थोड़ा उसको लगता है कि थोड़ा अजीब क्वेश्चन है। थोड़ा अब ना अगर सब्जेक्ट स्पेसिफिक में आपके साथ बात करूं तो इकोनॉमी के क्वेश्चंस में अगर नोटिस करें तो वो कैटेगरी आप मॉडरेट टू टफ के बीच में डाल सकते हो। कुछ क्वेश्चन इजी भी थे नो डाउट, जैसे आरबीआई के ऊपर जो क्वेश्चंस थे वो काफी इजी थे, जैसे कि इन्फ्लेशन को कौन टैकल करता है, प्राइस स्टेबिलिटी के ऊपर किसका वर्क है, बैंक बोर्ड ब्यूरो, ठीक है ना। आई थिंक 2019 के अंदर ये ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो सिंपली अगर आपको पता होता तो काफी इजी क्वेश्चन ये बैंक बोर्ड ब्यूरो का भी था। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि वो कैसे एक्सपेक्टेड लाइंस के ऊपर था। तो काफी सारे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड लाइंस के ऊपर डेफिनेटली थे। कुछ क्वेश्चन मैं ऐसा मान सकता हूं जो थोड़ा सा मॉडरेट या टफ कैटेगरी में थे, एंड वहां पे कुछ एस्पिरेंट्स को परेशानी भी हुई है। बात अगर करें पॉलिटी की, तो देखो पॉलिटी में भी मॉडरेट टू टफ कुछ क्वेश्चंस थे, बट ज्यादातर क्वेश्चन ऐसा नोटिस किया गया है कि लक्ष्मीकांत से वो सॉल्व किए जा सकते थे। कुछ उनकी एप्लीकेशन अगर हमें ओरिएंटेशन पता होती तो हम बेटर प्रिपेयर्ड रहते। जैसे अभी मैं आपके साथ कंटेम्प्ट का बात कर रहा था, ठीक है ना, सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट। ये चीज हम मेंस में काफी डिटेल में पढ़ते हैं कि 1971 में क्या हुआ, सिविल कंटेम्प्ट की क्या डेफिनेशन है। आप प्रशांत भूषण जी का जो केस हुआ था उसके बारे में भी जानते होंगे, राइट। तो ये सारी चीजें थोड़ा सा एप्लीकेशन ओरिएंटेशन के साथ, करंट अफेयर्स लिंकेज के साथ, या फिर जो हम ऐसे ना डेली एडिटोरियल डिस्कशंस जो आती हैं यूट्यूब के ऊपर, अगर आप उनको अच्छे से फॉलो करते होगे ना, तो ये लक्ष्मीकांत वाले तो चलो हो ही गए सॉल्व, साथ ही साथ ये एप्लीकेशन ओरिएंटेशन वाले क्वेश्चंस भी सॉल्व हो सकते थे। ये सिंपल देख लो, एंटी डिफेक्शन लॉ तो कितनी बार हम डिस्कस करते हैं, राइट। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इजी था सॉल्व करने का, क्योंकि काफी बार ना ये इस टाइप की चीजें न्यूज में आती रहती हैं। 1-2 साल पहले इनफैक्ट ना मध्य प्रदेश का केस हुआ था, फिर राजस्थान के ऊपर थोड़ा चर्चा हुई थी। तो इस टाइप की चीजें बार बार, कर्नाटका के ऊपर भी थोड़ा जिक्र हुआ था उसके पहले 2019 या 20 के आसपास। तो ये सारी चीजें बार बार न्यूज में आती रहती हैं। तो जो लिंकेज मैं आपको बार बार बता रहा हूं करंट और स्टैटिक का, वो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा बात करें, देखो मैपिंग, या अगर मैं बात करूं ना ज्योग्राफी की, इनफैक्ट तो ज्योग्राफी में उतने ज्यादा कॉन्सेप्ट्स वाले क्वेश्चन हमें थोड़े से कम देखने को मिले हैं, बट ज्यादा फोकस कहां था, मैपिंग वाले एरियाज के ऊपर ज्यादा फोकस था कि प्लेसेस ऑन न्यूज क्या है, ठीक है ना। मेडिटेरियन के आसपास का एरिया भी एक क्वेश्चन में था। अफगानिस्तान की बॉर्डरिंग कंट्रीज, जानते हो कि लास्ट ईयर ना 14-15 अगस्त को काफ़ी अफगानिस्तान में काफ़ी एक तरह से तालिबान ने जो टेक ओवर किया था, तो वो चीज़ भी आप जानते हो। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ न्यूज़ में भी थी।
ठीक है। उसके साथ अफगानिस्तान के जो आपस की बाउंड्रीज में टॉक्स चल रही थी, तब भी ये चीज़ न्यूज़ में आई थी। तो प्लेसेस इन न्यूज़ आपको डेफिनेटली अच्छे से कवर करने के जानी ही पड़ेंगी। और बाकी कुछ क्रॉप्स के ऊपर भी हमें क्वेश्चन साथ ही साथ यहाँ पर से देखने को मिले हैं, राइट। आगे अगर बात करें साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, तो ये थोड़ा मॉडरेट था, राइट। और अगर आपको चीज़ों का थोड़ा अच्छे से पता है, स्पेशली रीसेंट ट्रेंड्स, जैसे ना वेब 3.0 का डिस्कशन था, इनफैक्ट आईटी रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हमें देखने को मिले थे, नॉन फंजिबल टोकन के ऊपर क्वेश्चन आया है, राइट। तो अगर आई थिंक ना क्वांटम कंप्यूटिंग जो क्यूबिट का क्वेश्चन था वो भी इसके साथ ही रिलेटेड था। तो कहीं ना कहीं साथ में कोविड, तो ये सारे के सारे रीसेंट ट्रेंड्स हैं। ये ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा स्टैटिक चीज़ें हैं, ये सारी ना डायनेमिक चीज़ें हैं कि अच्छा आईटी में नई नई चीज़ें होती जा रही हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग के ऊपर गवर्नमेंट का बहुत फोकस है, एनएफटी बार बार पढ़ने को मिलता है, वेब 3.0, कोविड, बायोफिल्म्स, ये सारी चीज़ें बार बार न्यूज़ में आती जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं साइंस एंड टेक्नोलॉजी को जो आपको प्रिपेयर करना है, उनमें रीसेंट ट्रेंड्स आपको प्रिपेयर करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और कुछ क्वेश्चन डेफिनेटली इसके अंदर थोड़े से ईजी थे, ठीक है ना, कुछ मॉडरेट मान सकता हूं, तो इस वजह से मैंने इस पर्टिकुलर सेक्शन को मॉडरेट कैटेगरी में रखा है। बात करें अगर हिस्ट्री की, तो देखो हिस्ट्री में भी मॉडरेट टू टफ कैटेगरी में रखा है। कुछ क्वेश्चन देखो देखने में इजी लग रहे थे, बट उनके ऑप्शंस कुछ हद तक कंफ्यूजिंग थे, जिस वजह से वो पर्टिकुलर जो क्वेश्चंस थे वो काफी डिफिकल्ट हो जा रहे थे, राइट। ये जैन टेक्स्ट का भी मैं जिक्र कर रहा था। उसके अलावा मॉडर्न हिस्ट्री में भी 3 या 4 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो थोड़ा सा ना ऑप्शन इस हिसाब से अरेंज थे कि हम थोड़ा एलिमिनेशन को नहीं वहां पे लग रही थी, तो कई बार बच्चों को वहां पे अकॉर्डिंगली डिफिकल्टी भी आई है, राइट। बात करें देखो एनवायरनमेंट की, तो एनवायरनमेंट भी सिमिलर कैटेगरी में ही है, मॉडरेट टू टफ। कुछ क्वेश्चन डुएबल थे। ऑन दी अदर हैंड यहाँ पर भी कुछ टफ क्वेश्चन हमें देखने को मिले हैं, जैसे यहाँ पर भी जो न्यू पैटर्न मैंने आपको बताया, ये इस टाइप का, ये पहले नहीं था, तो इस टाइप के पैटर्न से भी कुछ जगह एलिमिनेशन टेक्निक को अप्लाई करने में दिक्कत आई है। बात करें देखो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की, ये हम बार बार डिस्कस करते रहते हैं कि आपको करंट ओरिएंटेशन इस पे भी काफी ज्यादा रखनी चाहिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। जैसे आप देख लो कि इंडिया किस किस का मेंबर है, राइट। इवन इनफैक्ट ना आप थोड़ा अगर यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी अच्छे से फॉलो करते हो, तो EIIB पे भी ना आई थिंक 2019 में यूपीएससी ने ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ रखा है कि इंडिया कितना इन्वेस्टर है उसमें, ना टॉप है या सेकंड है, ठीक है ना, सेकंड है ऑब्वियसली। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी EIIB के ऊपर पूछ रखा है। आई थिंक SCO के ऊपर भी क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे अच्छे से एनालाइज किए हों विद करंट जो रेलेवेंस चल रही है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के, तो कुछ क्वेश्चन काफी इजी थे। हालांकि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जो कुछ ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी जो ज्यादा पढ़ने को या हमें जो न्यूज में थोड़ा कम देखने को मिलती हैं, बट फिर भी यूपीएससी ने उनके ऊपर कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन भी हमसे पूछे हैं, राइट। करंट अफेयर्स की बात मैं आपको बता रहा था कि वेटेज पिछले साल के कंपैरिजन में थोड़ा सा बड़ा है, एंड ये पर्टिकुलर सेक्शन में जैसे मॉडरेट टू टफ में मान सकते हो। जैसे गुची के ऊपर एक क्वेश्चन आ गया था कि क्या ये फंगस होता है, क्या सिर्फ हिमालयन में होता है या और जगह पर भी होता है। तो इस टाइप की चीजें जो न्यूज में आ रही हों वो हमें उनके ऊपर भी ध्यान देने की जरूरत है। पिछले साल के कंपेरिजन में इसकी वेटेज थोड़ी सी बढ़ गई है। अगर मैं बात करूं ओवरऑल एनालिसिस की, देखो ओवरऑल अगर मैं जीएस पेपर 1 की बात करूं तो कहीं ना कहीं पेपर मॉडरेट टू टफ था, बट एट द सेम टाइम मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी थी, तो जैसे फॉर एग्जांपल आप पॉलिटी में देख लो, तो पॉलिटी में एक अच्छे खासे नंबर ऑफ क्वेश्चन डुएबल थे। साथ ही साथ इकोनॉमी में भी ना 2-3 क्वेश्चंस को छोड़ के बाकी क्वेश्चन आप डेफिनेटली अटेम्प्ट कर सकते थे। बाकी सब्जेक्ट्स में भी डेफिनेटली इस टाइप का है कि कुछ क्वेश्चन काफी टफ थे, पर एक मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन आप डुएबल थे, एंड कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो आप मॉडरेट कैटेगरी में डाल सकते हो, राइट। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल एक टफ पेपर ही मान सकते हैं। सिमिलरली जैसे पिछले साल का ट्रेंड क्या था, मोर और लेस ना उसके जैसा ही पेपर लग रहा है कि डिफिकल्टी लेवल मोर और लेस उसी लेवल के हिसाब से ही है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं आपको जो लर्निंग देनी थी वो हमने डिस्कस कर ली कि किस सब्जेक्ट में क्या क्या चेंजिंग ट्रेंड्स हैं, एंड उनके बेसिस पे किस तरह से हम उनसे सीख लेके नेक्स्ट ईयर के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, जो बच्चे 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। उसके अलावा देखो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जो थोड़ा सा ना उनको थोड़ा सा एक तरह से फियर होगा कि पता नहीं सर प्रीलिम्स मेरा निकलेगा या नहीं निकलेगा, क्या ये कट ऑफ मेरी अच्छा 85 जाएगी 90 जाएगी, थोड़ा सा आपका मन में भी ये चीज़ कंफ्यूजन होगी। उसके रिगार्डिंग भी हम डिस्कस कर लेंगे। बट एक्चुअल में है क्या, देखो अगर देखो आपको ना डर भी लग रहा है, आप थोड़ा बॉर्डर लाइन पे फील कर रहे हो कि पता नहीं निकलेगा या नहीं निकलेगा, तब भी मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप मेंस के लिए प्रिपेयर करो। रीजन एक्चुअल में क्या है, देखो हो सकता है कि लगभग 20 दिन लग जाएं, ठीक है ना, 20 से 25 दिन मान लो लग जाएं यूपीएससी का रिजल्ट आने में। और अगर आपका तब प्रीलिम्स क्लियर हो गया तो बाकी हमारे पास सिर्फ ना 75 डेज या उससे भी कम डेज बच जाएंगे।
तो इन डेज के अंदर आप मेंस का फिर ना बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा कि कैसे प्रिपेयर करूं। तो बेहतर यही है कि थोड़ा सा आप ना प्रीलिम्स का सोचना छोड़ दो। मैं मानता हूं थोड़ा डिफिकल्ट है, बट कहीं ना कहीं आप ना मेंस की तैयारी अच्छे से कर लो। अगर देखो प्रीलिम्स क्लियर हो गया तो आपके लिए एक एडेड एडवांटेज मिल जाएगा, आपको एक स्ट्रांग पुश मिल चुका है। अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर नहीं भी हुआ तो नेक्स्ट ईयर के लिए मेंस का आपने जो तैयार किया है वो बहुत ही अच्छा बेस आपके लिए प्रिपेयर कर देगा, एंड आप फिर उसके ऊपर अकॉर्डिंगली वर्क कर सकते हो, राइट। तो देखो जो स्टूडेंट्स के लिए ना हम मेंस के लिए मेंस में अभी चाहते हैं कि थोड़ा ना अभी मेंस को और दुरुस्त करना है, किस तरह से आने वाले दिनों का अच्छे से यूटिलाइज करें, तो हमारी ओनली आईएएस टीम की तरफ से मेंस क्रैश कोर्स 2022 लॉन्च कर दिया जा चुका है। ये ऑफलाइन एज वेल ऑनलाइन मीडियम दोनों में अवेलेबल है। 60 डेज प्लान शेड्यूल के हिसाब से 250 प्लस आवर्स का हमारा ये क्लासरूम प्रोग्राम्स है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मीडियम्स में अवेलेबल है। साथ ही साथ देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये प्रीलिम्स में भी इंपॉर्टेंट होते हैं, मेंस के अंदर भी। तो मेंस के अंदर ना हम सारे के सारे 5 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, किस तरह के उन हिसाब से आंसर राइटिंग किस तरह से करी जा सकती है, उनके रिगार्डिंग पूरा का पूरा कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज होगा मेंस सिलेबस का एक सिस्टमैटिक एंड स्ट्रक्चर्ड मैनर के अंदर। साथ ही साथ आपको एससी एंड आंसर राइटिंग क्लासेस भी इसके अंदर मिलेंगी, राइट। तो हमारी पूरी की पूरी फैकल्टी इसके अंदर आपके साथ डिस्कस करेगी किस तरह से हम साथ में मिलकर आपका मेंस क्लियर कराने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या info@onlyis.com पे मेल डालकर इस पर्टिकुलर क्रैश कोर्स के अंदर इनरोल होने की जो भी आपकी क्वेरीज है उनको रिजॉल्व भी करवा सकते हो। बात अगर करूं मैं देखो सीसेट की, देखो सीसेट के अंदर टोटल 38 क्वेश्चन आए हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से, 15 क्वेश्चन आए हैं लॉजिकल रीजनिंग से, एंड अप्रोक्सीमेटली 27 क्वेश्चन आए हैं इंग्लिश के अंदर से। तो कहीं ना कहीं देखो जो बाकी स्टूडेंट से बात हुई है, तो देखो डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी क्या स्ट्रेंथ एंड वीकनेस थी, तो जिन बच्चों का देखो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड अच्छा था तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव डन वेल, जिनका क्वांट अच्छा था। पर कहीं ना कहीं देखो यहां पर भी बात आ जाती है टाइम मैनेजमेंट की। ऐसा नहीं है कि अगर 38 क्वेश्चन है कि 38 के 38 डुएबल थे, ऐसा था कि देखो 30 क्वेश्चन अच्छे थे, बट 7-8 क्वेश्चन ऐसे थे कि अगर आपने यहां पे ना बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया तो उसकी वजह से आप बाकी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे थे। तो कहीं ना कहीं आपको जरूरत क्या थी, आपको जो इजी वाले क्वेश्चन है ना, ये 30 क्वेश्चन थोड़े से कंपैरेटिवली इजी थे इनके कंपैरिजन में, तो जिन बच्चों ने अच्छे से क्वेश्चंस पिक एंड चूज किए हैं कहीं ना कहीं उनको बहुत ज़्यादा एडवांटेज हुआ है कि उन्होंने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया, उन्होंने टाइम का एफिशिएंट यूज़ किया है एंड वो अच्छे से पेपर अटेम्प्ट करने में सक्षम हुए हैं। तो कहीं ना कहीं बट ओवरऑल अगर मैं ट्रेंड की बात करूं तो देखो काफ़ी ये पर्टिकुलर सी सेट भी मॉडरेट टू टफ कैटेगरी के अंदर ही है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने अच्छा भी परफॉर्म किया है, बट कुछ स्टूडेंट्स में जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं कि टाइम मैनेजमेंट की वजह से या प्रॉपर क्वेश्चन अच्छे से चूज ना करने की वजह से कहीं ना कहीं उन्होंने थोड़ी सी यहाँ पे काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स को यहाँ पर काफ़ी दिक्कत भी आई है। तो ये पर्टिकुलर सेक्शन भी मॉडरेट टू टफ कैटेगरी में ही आप मान सकते हो। इसके अलावा देखो जो 2023 के एस्पिरेंट्स है ना, उनको भले ही जीएस पेपर 1 हो गया या सी सेट हो गया, जो जो हमने लर्निंग्स डिस्कस करी हुई है ना कि किस टाइप के क्वेश्चन आए, क्या नए नए चेंजिंग ट्रेंड्स हैं, उनको अच्छे से इन लर्निंग्स को नोट कर लेना चाहिए ताकि आने वाले सालों के अंदर हम उसी हिसाब से प्रिपेयर कर पाएं। इवन हमारी टीम ने भी देखो जो प्रारंभ 2022 का प्रारंभ जो नेक्स्ट ईयर 2023 का जो कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं फ्रॉम 20 जून, उसमें सारी इन चीज़ों का ध्यान रखा गया है, जहां पर प्रीलिम्स मेंस एंड इंटरव्यू बेसिकली प्रीलिम्स एंड मेंस की इंटीग्रेटेड स्टडी आपको करवाई जा रही है। तो एक पूरा ना ये एक फुल फ्लेज्ड कोर्स है जहां पर बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हुए फाउंडेशन लेवल से आपको पूरा एडवांस लेवल तक यहां पे डिस्कस कर लिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो भी एस्पिरेंट्स चाहते हैं कि 2023 की तैयारी बहुत ही एक अच्छे मैनर में, एक स्ट्रक्चर्ड एंड एक बेसिकली ना एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड मैनर में अगर हम तैयारी करना चाहते हैं तो ये पर्टिकुलर कोर्स को आप डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं। आपके कुछ डाउट्स हो तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए या यहाँ पर मेल डाल के info@onlyis.com पर अपनी क्वेरीज को एड्रेस भी करवा सकते हो। राइट फ्रेंड्स, तो आई होप आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर से काफी लर्निंग्स मिली होंगी, आपने सीखा होगा कि क्या क्या यूपीएससी के नए चेंजिंग ट्रेंड्स हैं एंड उन चेंजिंग ट्रेंड्स के हिसाब से आने वाले ईयर के लिए हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। राइट फ्रेंड्स, सो इसी तरह आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। दिस इज एंड फॉर दिस वीडियो। कीप वर्किंग हार्ड। गुड बाय एंड